अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रामर। आज हम ग्रामर को थॉरोली डिस्कस करेंगे। मैं ये सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगी कि आज की वीडियो लेक्चर में जो नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने किए हैं जॉर्ज यूल की बुक से, जो कि है 6th एडिशन। और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, देन आप ये वीडियो सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है वो चैप्टर की समझ आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें समझना है कि ग्रामर क्या है। स्टूडेंट्स, ग्रामर जो है ये लैंग्वेज की स्ट्रक्चर सिस्टम है। द स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। रूल्स की स्टडी को ग्रामर कहते हैं। कैसे रूल्स को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और किस तरह से वर्ड्स अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं न्यू सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अगर ग्रामर में हम लिंग्विस्टिक को देखें तो लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज की स्टडी है। ठीक है, लिंग्विस्टिक क्या है? लैंग्वेज की स्टडी है। इसी तरह से अगर हम लैंग्वेज को देखें कि सेंटेंसेस बनते किस तरह से हैं, वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, जब हम फोनीम्स को जोड़ते हैं, फोनीम्स को कंबाइन करते हैं एक मीनिंगफुल साउंड बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम फोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड व्हेन द मोर्फीम्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, दिस स्टडी वी कॉल मोर्फोलॉजी। और जब हम मोर्फीम्स को कंबाइन करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जाते हैं, स्टडी को मोर्फोलॉजी कहा जाता है। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड व्हेन द वर्ड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रामर। और जब वर्ड्स को कंबाइन करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस स्टडी को ग्रामर कहा जाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर को डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर वो रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जो सेंटेंस को फॉर्म देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल्स हो गए, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव वगैरह, यानी कि वो तमाम रूल्स और रेगुलेशन जो सेंटेंस को फॉर्म देने में हेल्प करते हैं। सो ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर वर्ड्स की और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन को, स्ट्रक्चर को और फॉर्मेशन के जितने भी रूल्स आते हैं उनको स्टडी किया जाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर फोनेटिक्स यानी कि साउंड्स और मीनिंग पर फोकस नहीं किया जाता बल्कि स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर इज ऑलवेज स्टैटिक इन इट्स नेचर। ट्रेडिशनल ग्रामर में इस चीज़ की आज़ादी नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी से सेंटेंसेस को मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर अपनी मर्ज़ी से रूल्स ऐड कर सकें, बल्कि जो रूल्स होते हैं ऑलरेडी आपको उन्हीं पर फोकस करना होता है और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको सेंसिबल और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने होते हैं। तो इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर देखते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर वो तमाम बेसिक रूल्स आते हैं जो कि सेंटेंस को फॉर्म देने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, मोस्ट आप कह लें कि बेसिक जो है जिनके ऊपर सेंटेंसेस बेस करते हैं, जो मिल के हमारे सेंटेंस को बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास है नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स एक ऐसा, नाउन को अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है नाम, यानी कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की तरफ इशारा करते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। ये रेफ़र करते हैं लोगों की तरफ, जगहों, क्वालिटीज़ हो गई, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए जैसे लव, हेट, एंगर, क्वालिटीज़, रफनेस, सॉफ्टनेस, प्लेस, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, इस तरह से जो पीपल हैं जैसे बॉय। ठीक है, तो नाउन्स जो हैं वो इन जगहों के नाम की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फ्रेजेस। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड जो है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन जैसा कि मैं लिखती हूँ आलिया इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आलिया का जो नाम यूज़ किया है ये तो हो गया नाउन। अगर मैं कहती हूँ शी इज़ वेरी गुड गर्ल, अब मैंने शी का यूज़ किया तो इट्स मीन कि यहाँ पे मैंने प्रोनाउन को यूज़ किया। नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल आर वर्ड्स यूज्ड विद नाउन। आर्टिकल्स जो हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के साथ यूज़ होते हैं। नाउन फ्रेजेस को फॉर्म देने के लिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आई विल टेक द एप्पल। ठीक है, यहाँ पे एप्पल के साथ दा का यूज़ हुआ है। वी कैन हैव अ बनाना और एन एप्पल, या हम एप्पल खा सकते हैं या फिर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन हुई है इसकी डेफिनेशन वगैरह, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव्स। अक्सर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, सेंटेंस के अंदर रेफ़र की गई चीज़ के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि लार्ज ऑब्जेक्ट, अब कोई चीज़ है उसको मेंशन किया गया तो उसके साथ हमने, मैं कहती हूँ लार्ज साइज़। ठीक है, तो साइज़ की अगर बात हो रही है तो मैं साथ लार्ज का मेंशन करती हूँ। ठीक है, अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो
जो है वो जो नॉलेज हमें पहले दिया गया होता है, बात की गई होती है, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब्स आर यूज्ड टू रेफर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्शंस को शो करते हैं, वॉक, गो, डूइंग, वर्किंग एटसेट्रा। देन वी हैव एडवर्ब। वर्ब के साथ यूज़ होते हैं एडवर्ब, ठीक है, अक्सर एक्शन या स्टेटमेंट या फिर किसी इवेंट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसा कि शी इज़ रनिंग स्लोली, yesterday really I had a very strange experience yesterday, ठीक है। तो एडवर्ब जो हैं ये भी हमें किसी स्टेटमेंट, एक्शन या फिर किसी भी जो है वो इवेंट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस नाउन्स के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है, वक्त, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि ऑन द टेबल, at 5 o'clock, in the morning, near the window and other connection involving actions and things, ठीक है, यानी कि चीज़ों के अंदर कनेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। नाउन्स के साथ अक्सर नाउन के साथ यूज़ होती है प्रेपोजिशन। पे कुछ प्रेपोजिशंस को भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। Conjunctions are words used to make connections and indicate relationship between events. Conjunctions क्या होते हैं? इवेंट्स के दरमियान रिलेशंस कायम करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आलियाज हस्बैंड वॉज सो स्वीट एंड, अब यहाँ पे जो एंड का यूज़ हुआ है ये क्या है? कंजक्शन है। अब क्योंकि इसने इस सेंटेंस को जोड़ा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस के साथ, एंड हेल्प्ड हर अलॉट बिकॉज, अब बिकॉज ने भी जोड़ा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस को इस प्रीवियस के साथ, व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट। तो अब देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं जो कि एक्शन को, इवेंट को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये टेबल भी मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होते हैं? Traditional grammar also given us a number of categories including numbers, persons, tenses, voice and gender. ग्रामर के अंदर जो है ये तमाम कैटेगरीज आती हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट पार्शियली बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ नंबर्स। नंबर्स को देखा जाता है कि सेंटेंस के अंदर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्या नंबर है सेंटेंस के अंदर जो कि सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, कैथी लव्स हर डॉग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैथी कितने लोग हैं, वन गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या हैं? सिंगुलर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन पर्सनस। पर्सन पे भी बेस्ड होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो कि आप सबको पता है कि हमारे पास कितने पर्सन होते हैं। तो देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर कैथी लव्स हर डॉग, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमने टेंस को देखना होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो टेंस की होती है कि जो हमारा सेंटेंस है वो आखिर किस टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है। कैथी लव्स हर डॉग, अब यहाँ पे आप वर्ब से देख सकते हैं कि उसके साथ एस या ई एस का इजाफा है, एंड कैथी लव्स हर डॉग, तो कौन सा यहाँ पे टेंस मेंशन हुआ है? प्रेजेंट टेंस। द सेंटेंस इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ वॉइस। हमने देखना होता है कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है, ठीक है। कैथी लव्स हर डॉग, कैथी जो है यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल कैटेगरी ऑफ अ सेंटेंस इज जेंडर। सेंटेंस के अंदर जेंडर को देखा जाता है, जैसे मेल, फीमेल या फिर इररिलेवेंट जेंडर, जैसे इट या फिर इट्स का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो जेंडर यूज़ हुआ है वो है फीमेल। कैथी इज़ अ गर्ल हु लव्स हर डॉग वेरी मच, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि फर्दर जो है वो सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड्स होते हैं, जिनमें नंबर, पर्सन्स, टेंस, वॉइस एंड जेंडर्स ऐड होते हैं। आई होप आपको अग्रीमेंट की अच्छे से समझ आई होगी। इसको मैंने इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं और ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये तो हर सेंटेंस के अंदर जो है वो लाजमी होती हैं, ठीक है। टू डिस्कस अबाउट ग्रामेटिकल जेंडर। ग्रामेटिकल जेंडर क्या है? लिंग्विस्टिक के अंदर अगर हम ग्रामेटिकल जेंडर को समझें तो ग्रामेटिकल जेंडर एक ऐसे सिस्टम को शो करता है जिसमें नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव जैसे जो अल्फाज होते हैं उनको डिफरेंट जेंडर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी जो है इस तरह का ग्रामेटिकल जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश ज़ुबान में जो नाउन्स हैं उनके लिए न्यूटर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इट वगैरह। अगर आप मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, जैसा कि हम लिखते हैं मैन एंड वुमेन,
अब हमारे पास मैस्कुलिन क्या है, मैन, एंड विमेन क्या है, फेमिनिन। इसी तरह से अगर हम साथ लिखते हैं चेयर, तो वो चेयर क्या होगा, वो न्यूटर होगा। फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर नाउन्स को जो है वो जेंडर्स के साथ असाइन किया जाता है, और ये जो असाइनमेंट है ये फॉर्म ऑफ आर्टिकल को और एडजेक्टिव्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हमारे पास है फ्रेंच वर्ड है कैट, तो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर जो है जो कैट है ये मैस्कुलिन है, और फीमेल डॉग जो है वो फेमिनिन है, ठीक है। इसी तरह से अगर जर्मन ज़ुबान में देखें तो डर्टिश, डर्टिश मीन्स टेबल, और टेबल क्या है, टेबल एक मैस्कुलिन है। जबकि अगर हम इंग्लिश में देखें तो टेबल चेयर क्या है, वो न्यूटर है, ठीक है। इसी तरह से लैम्प का जो वर्ड है डाई लैम्प, दा लैम्प जो है ये क्या है, फेमिनिन है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बाकी ज़ुबानों के अंदर जो है वो डिफरेंट नाउन्स के लिए वो ग्रामेटिकल जेंडर्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता, न्यूटर वर्ड का यूज़ किया जाता है। बुक क्या है, बुक इज़ अ मैस्कुलिन, वाइल मैसा, मैसा क्या है, मैसा टेबल में स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर मैसा जो है वो टेबल को कहा जाता है, और टेबल जो है वो क्या है, फेमिनिन है, ठीक है। तो इस तरह नाउन्स जो हैं उनके लिए जेंडर्स को असाइन किया गया है, और ये असाइनमेंट्स जो है ये आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करती है। आई होप आपको ग्रामेटिकल जेंडर का पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल एनालिसिस। ट्रेडिशनल एनालिसिस के अंदर वर्ब्स के एनालिसिस को देखा जाता है, और एनालॉजी के थ्रू इसको जॉर्ज यूल ने एक्सप्लेन किया है, विच मीन्स कि वर्ब्स को उनके कंपैरिजन की बेस पर फॉर्म किया गया है कि वर्ब्स को लैटिन के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे एक टेबल भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंशन किया गया है कि किस तरह से टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि लैटिन लैंग्वेज की जो वर्ब है वो पर्सन्स और नंबर्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में देखें हमारे पास आई एंड देन लव, आई लव लिखा है, और आगे आप देख सकते हैं लैटिन शेप जो है उसमें अमो का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई के साथ लव का वर्ब यूज़ हुआ है, एंड देन सेकंड पर्सन सिंगुलर में आप देख सकते हैं यू जो कि एक सेकंड पर्सन है, और वर्ब की आप फॉर्म देख सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म क्या है, लव। फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो वर्ब की फॉर्म है वो सेम है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के अंदर आप देखें अमास का वर्ड यूज़ हुआ है, फर्स्ट पे अमो का वर्ड यूज़ हुआ है, एंड देन अमास की शेप आपको नज़र आ रही है। देन हमारे पास है थर्ड पर्सन सिंगुलर शी लव्स। जब हमने यहाँ पे देखा लव्स, लव के साथ एस का इजाफा हुआ, यहाँ पे वर्ब जो है वो चेंज हुई पर्सन के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि लैटिन लैंग्वेज में अमार्ट का वर्ड यूज़ हुआ है। उसके अलावा फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर हम देखें जिसमें वी हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हमारे पास है वी लव अमामस, यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ जो हमारी वर्ब है वो सेम है, जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सिंगुलर में थी, इसी तरह से जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी हमारी जो वर्ब है वो सेम है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के अंदर एमामस का वर्ड यूज़ हुआ है। देन सेकंड पर्सन प्लूरल के अंदर आप देख सकते हैं यू लव, एंड यहाँ पे भी वर्ब चेंज नहीं हुई, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है एमाटिस, ठीक है। यानी कि इस लैटिन लैंग्वेज में आप शेप देख सकते हैं कि हर वर्ब के अकॉर्डिंग पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो लैटिन वर्ब्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये टेबल भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है इसको समझने के लिए। आई होप आपको ट्रेडिशनल एनालिसिस की अच्छे से समझ आई होगी। प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच, प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है स्टूडेंट्स? प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच को आप इंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक एटिकेट्स भी कह सकते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच लोगों को गाइड करती है कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर लोगों को लैंग्वेज के रूल्स बताती है, ठीक है, कि किस तरह से लैंग्वेज को जो है हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 रूल्स मेंशन है, यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना, यू मस्ट नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ जो है वो एक सेंटेंस को एंड नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है हु डिड यू गो विथ। अब ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच हमें ये बताती है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेपोजिशन के साथ एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें हु डिड यू गो विथ वोम डिड यू गो, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये करेक्ट होगा। इसी तरह से ये हम समझ सकते हैं कि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन की जाती हैं, बताया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं, प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो टोटली प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच के ऑपोजिट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर रूल्स नहीं बताए जाते, बल्कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बताती है कि स्पीकर बोलता किस तरह से है, स्पीकर कैसे बोलता है, राइटर लिखता कैसे है, ये चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर बताई जाती हैं। रादर देन द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू ग्रामर फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर एंड राइटर्स रादर देन प्रिस्क्राइबिंग हाउ इट शुड बी यूज्ड। इसमें ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना है, बल्कि ये बताया जाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली किस तरह से यूज़ होती है, राइटर और स्पीकर जो है वो लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर जो है ये देखा जाता है कि लोग एक्चुअली लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से उसको लिखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच एक्सेप्ट करती है कि लैंग्वेज विद इन टाइम चेंज होती रहती है, इवोल्व होती रहती है। इसके अंदर नए वर्ड्स, नए एक्सप्रेशंस, नया स्ट्रक्चर जो है वो इनकॉर्पोरेट करता रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर। स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है? वन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की ही टाइप है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया जाता है, ये समझने के लिए कि किस तरह से लैंग्वेज कंपोनेंट्स इकट्ठे जोड़े जाते हैं ताकि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर सके। सिंपली वी कैन से दैट स्ट्रक्चरल एनालिसिस लैंग्वेज के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करती है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह से फोकस करती है? हाउ इट्स कंपोनेंट्स सिस्टमेटिकली कंबाइन टू प्रोड्यूस एंड इंटरप्रेट मीनिंग। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर बेसिकली ये चीज़ देखी जाती है, जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, द डैश मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। अब ये जो स्लॉट है बीच में, अगर हम इसको फिल करना चाहें तो कोई भी जो है वो एक प्रॉपर वर्ड लगा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड भी लगा सकते हैं, कार भी लगा सकते हैं, डंकी एंड डॉग भी यहाँ पे स्लॉट के अंदर लगा के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, आई हर्ड अ डैश यस्टरडे। अब यहाँ पे आप कोई सॉन्ग भी सुन सकते हैं, आप किसी सॉन्ग की भी बात कर सकते हैं, किसी वॉइस की बात कर सकते हैं, किसी एडवाइस की बात कर सकते हैं, किसी जो है वो झगड़े की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई डिफरेंट फॉर्म्स लगा के एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस की अच्छे से समझ आई होगी। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस क्या होती है स्टूडेंट्स? इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक सेंटेंस का डायरेक्ट पार्ट बनाते हैं। जब हम सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं, अगर हम एक सेंटेंस का ICS एनालिसिस करते हैं, तो इस सेंटेंस का अगर हम ICS एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास द नाउन फ्रेज जो यूज हुई है, द पुलिस, द थीफ एंड द मार्केट, ये क्या है? ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। देन वी हैव प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द मार्केट एंड वर्ब फ्रेज कॉट द थीफ, वर्ब फ्रेज यूज हुई है कॉट द थीफ। तो इसी तरह से सेंटेंस का जो है वो ICS एनालिसिस किया जाता है ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके, उसको जो है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। वी कैन से दैट ICS एनालिसिस इज़ अ मेथड फॉर एनालाइजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का ये एक क्या है? मेथड है, ठीक है। के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेंटेंसेस के। वी यूज्ड द टर्म सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेजेस इन अ सेंटेंस. We can normally identify the subject as the first noun phrase before the verb and the object as the noun phrase after the verb. ठीक है। सेंटेंस के अंदर फर्स्ट नाउन फ्रेज सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद की जो नाउन फ्रेज होती है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब को कंट्रोल करता है, जैसे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का वर्ब पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। सब्जेक्ट के अंदर प्रोनाउंस आते हैं जैसे आई, ही, शी, दे वगैरह, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जैसा कि मी, हिम, हर, अस वगैरह आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल मेंशन किया जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। द ओल्ड वीमेन, यहाँ पे इस सेंटेंस में द ओल्ड वीमेन ब्रॉट अ लार्ज स्नेक फ्रॉम ब्राज़ील। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड वुमेन, ब्रॉट इज़ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लार्ज स्नैक, एंड एडजेक्ट क्या है? फ्रॉम ब्राज़ील। नेक्स्ट सेंटेंस है शी द ओल्ड वुमेन ब्रॉट अ लार्ज स्नैक फ्रॉम ब्राज़ील, शी केप्ट इट इन अ केज। शी इज़ अ सब्जेक्ट, kept is a verb, it is an object, and in a cage is an adjunct.
ठीक है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? वर्ड ऑर्डर, जैसा कि आपको इसके मीनिंग से समझ आ रही होगी कि वर्ड ऑर्डर का मतलब है लफ्ज़ों को तरतीब देना, लफ्ज़ों का तरतीब से लिखा होना। वर्ड ऑर्डर से मुराद है कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट कि सही मीनिंग कन्वे किया जा सके। मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ़ रूल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ वर्ड ऑर्डर होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पर मैंशन हुए हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले आता है नाउन, फ्रेज, वर्ब, नाउन। ठीक है, नाउन, फ्रेज, वर्ब, नाउन, फ्रेज। देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड देन वी हैव वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. Though we are actually talking about constituent orders, that this type of analysis is traditionally discussed in terms of word order. अगर हम इसको फर्दर एग्जाम्पल के साथ देखें और डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जापानीज़ में दिखाया गया है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसा कि जॉन सा द बिग डॉग। अब यहाँ पे देखें नाउन फ्रेज है जॉन, वर्ब इज सा एंड नाउन फ्रेज क्या है द बिग डॉग, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. देन वी हैव जापानीज लैंग्वेज, जॉन, बिग डॉग, सा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. इसी तरह से इनका जो पैटर्न होगा या जो वर्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड ऑर्डर होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा. जापानीज़ इज़ अ वर्ब फाइनल लैंग्वेज. ये आपको याद रखना है कि जापानीज़ जो है इज़ फाइनल वर्ब फाइनल लैंग्वेज. ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है. आई होप आपने इस ग्रामर के लेक्चर को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना. अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.